नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां झारखंड की सियासत से जुड़ी यह खबर है। महागठबंधन की बड़ी जीत हुई झारखंड में और अब हेमंत सोरेन सरकार बनाने की कवायद में जुट गए। यह बड़ी खबर झारखंड से, जहां झारखंड में महागठबंधन की एक बड़ी जीत और उसके बाद हेमंत सोरेन सरकार बनाने में जुट चुके हैं। सरकार गठन को लेकर इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में सभी विधायक मौजूद हैं। तो कल ही चुनावी नतीजे आए झारखंड और महाराष्ट्र के। जिस तरह के नतीजे महाराष्ट्र में आए, ठीक उसके उलट नतीजे झारखंड में आए और इसके बाद हेमंत सोरेन उत्साहित है। हेमंत सोरेन सरकार बनाने की कवायद में जुड़ चुके हैं और उसके लिए इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक जो हैं इस बैठक में मौजूद हैं। एक बैठक हो रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक दल की बैठक हुई है। तो हेमंत सोरेन सरकार बनाने की कवायद में जुटे हैं। आपको बताते चले कि कल चुनावी परिणाम आए थे, उसमें एक लैंडस्लाइड विक्ट्री इंडिया गठबंधन को झारखंड चुनाव में मिलती हुई नजर आई। पूर्ण बहुमत के साथ हेमंत सोरेन अब सरकार बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही अब कौन से नए चेहरे संभावित कैबिनेट में होंगे ये तो खैर दूर की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो सिटिंग सीएम है, उनका अगला मुख्यमंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। और हेमंत सोरेन अब सरकार की कवायद को आगे बढ़ाने के लिए उसकी तमाम तैयारियों में जुटे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की भी बैठक आहूत की गई। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नवनिर्वाचित विधायक भी हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके। इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक है ये। विधायक अपने नेता को चुनेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हिमांशु सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, लैंडस्लाइड विक्ट्री हेमंत सोरेन के लिए कल के चुनावी नतीजों से सामने आ गई और उसके बाद हेमंत सोरेन फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अगले ही दिन यानी आज सरकार बनाने की कवायद में जुट गए हैं। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट, बैठक में कौन कौन मौजूद है, किस किस लोगों के शामिल होने की सूचना मिली है और क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा इस बैठक में? अभी आना चालू हो गया है और कुछ ही देर बाद, अभी बैठक चालू नहीं हुआ है, अभी तक सिलसिला आने जाने का चालू है और कुछ देर में सभी विधायक आ जाएंगे। तो कुछ देर के बाद मीर अहमद जी भी कांग्रेस के सारे विधायकों के साथ आएंगे और उसके बाद बैठक चालू होगी। तो बैठक के बाद आज मंथन होगी। मंथन के बाद 26 तारीख तक हो सकता है कि सीएम शपथ ग्रहण ले ले मुख्यमंत्री का। ठीक है, तो ये बैठक कहाँ हो रही है हिमांशु? ये बैठक सीएम आवास पे हो रही है। सीएम आवास में यह बैठक हो रही है और जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है हेमंत सोरेन को, हेमंत दोबारा का नारा चल चुका है और ऐसे में अब बहुत बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक जीत कर आए हैं, कांग्रेस के भी विधायक जीत के आए हैं, अन्य सहयोगी के भी विधायक जीत के आए हैं। तो अगले कैबिनेट में कुछ नए चेहरे देख सकते हैं या वही पुराने चेहरे फिर से आएंगे? नहीं, कुछ नए चेहरे जरूर होंगे, बिल्कुल होंगे। और इसमें नए चेहरे में कल्पना सोरेन भी होंगी कैबिनेट में। और ये ठीक है कि और क्योंकि 2-3 सीट ऐसा भी जो पहले के मंत्री थे वो हार भी चुके हैं, जैसे पन्ना गुप्ता और मिथिलेश ठाकुर और वैजयंत, ये जो बेबी देवी, ये सब 5 सीटें जो खाली हुई हैं उस पे भी तो नए चेहरे आएंगे। अलाय के तरफ से भी एक चेहरा खाली हो जाएगा। सत्यानंद भोक्ता मंत्री थे। आरजेडी के तरफ से भी कोई और कोटा होगा, कोई और मंत्री संभावित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में आज की इस जो बैठक है कितने देर तक चलने वाली है और विधायक दल के नेता के तौर पर तो स्वाभाविक है हेमंत सोरेन के नाम पर ही मुहर लगेगी? जी, ये मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन ही रहेंगे, तो फिक्स है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे और ये बैठक शाम 5 बजे तक चलेगी। अच्छा, तो इसमें नए चेहरों में क्या सबको उसके हिसाब से हिस्सेदारी दी जाएगी या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम ज्यादा मंत्रियों के चेहरे देख सकते हैं? जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से तो मंत्री ज्यादा रहेंगे और जितने भागीदारी जो पहले की जो शेड्यूल थी उस हिसाब से वो देखा जाएगा, क्योंकि जो 5 मुख्यमंत्री, जो 5 मंत्री जो कांग्रेस के पास तो वो रहेंगे ही। हाँ। और ऐसे में जो आरजेडी हमको लग रहा है कि इस बार 2 मंत्री पद मांग सकती है। हाँ, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा हिमांशु। बैठक शुरू होने वाली है, क्या कुछ निकल कर आता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता हिमांशु बता रहे थे कि कुछ ही देर में इंडिया गठबंधन की एक बैठक शुरू होने वाली है। तमाम जीते हुए विधायक के पहुंचने का वहां पर सिलसिला शुरू हो गया और यह भी उन्होंने बताया कि ये जो बैठक हो रही है ये हेमंत सोरेन के आवास पर हो रही है, सीएम हाउस में यह बैठक होने वाली है। और इसके बाद
हेमंत सोरेन के नाम पर तो खैर कोई संशय नहीं है, अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन कुछ नए चेहरे संभावित कैबिनेट में आ सकते हैं। आरजेडी के पिछले कैबिनेट की बात करें हेमंत सोरेन की, तो आरजेडी की तरफ से एक ही मंत्री था, चूंकि उनका एक ही विधायक था। इस बार उनके 4 विधायक जीत कर आए हैं, तो संभवतः एक और मंत्री पद उन्हें मिल सकता है। कांग्रेस के भी मंत्री पद की संख्या में इजाफा हो सकता है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि उसके सबसे ज्यादा विधायक हैं, तो उसमें भी मंत्रियों पद की काफी इजाफा हो सकता है। कुछ मौजूदा दौर में जो मंत्री थे पिछले कैबिनेट में, वो चुनाव हार गए हैं। बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री थे, वह चुनाव हार गए। बेबी देवी भी चुनाव हार गई। ऐसे में सत्यानंद भोक्ता तो खैर चुनाव ही नहीं लड़े थे आरजेडी में। तो अब कई नए चेहरे भी आ सकते हैं। आज की बैठक में देखना होगा शपथ ग्रहण के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां महाराष्ट्र में जीत के बाद अब मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। शिंदे कैंप की एक बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर माथापच्ची होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महायुति जीत गया है। तो हमने आपको झारखंड की बात बताई, और अब यह बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासी गलियारों से। शिंदे कैंप की एक बड़ी बैठक है। लैंडस्लाइड विक्ट्री महाराष्ट्र में भी महायुति को मिली है, और यह जीत सिंपल नहीं बल्कि प्रचंड जीत है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे महायुति की सुनामी सी आई। महायुति के सामने महाविकास अघाड़ी पूरी तरह पस्त हो गई। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला एमवीए 50 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। अब जब चुनावी नतीजे साफ हो गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान तो दिख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति गठबंधन से अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को मिली सीटों को देखकर फडणवीस कैंप सीएम पद को लेकर एक्टिव हो चुका है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम पद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी आसानी से कहां मानने को तैयार है। शिंदे ने एक बयान देकर पेच और फंसा दिया। महाराष्ट्र में सीएम के सवाल पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिसकी ज्यादा सीट होगी उसका सीएम बनेगा, ऐसा तय हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि महायुति के तीनों घटक दल के नेता बैठकर इस पर फैसला करेंगे। देवेंद्र फडणवीस भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। उनका भी कहना है कि मिल बैठकर सीएम पद पर फैसला होगा। हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने और टटोलने की कोशिश करते हैं माहौल क्या है महाराष्ट्र का। सर्वजीत, जीत तो हो गई महायुति की, महाविकास अघाड़ी जिस तरह से माहौल बना था चुनाव में बिल्कुल पस्त नजर आई है चुनावी नतीजों की बात करें तो। ऐसे में अब जो यह मैसिव विक्ट्री मिली है, उस मैसिव विक्ट्री के ताज के रूप में कौन उस गद्दी पर विराजमान होगा जिसकी ओर पूरा महाराष्ट्र पलके बिछाए देख रहा है। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री और कब तक इस नाम के ऊपर से सस्पेंस के बादल छट जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में तो बिल्कुल भूचाल सा है। 3 पार्टी कौन सीएम। जी, लगातार जिस तरह से चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी लगातार बैठकें शुरू हैं। हालांकि दोनों जैसे देवेंद्र फडणवीस से भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी सीधा इनकार कर दिया कि जब तीनों पार्टी जब बैठेंगे बैठक में ही इसका जो है निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी तक बैठक शुरू है। बैठक में निर्णय ले सकता है कि तीनों पक्षों में सीएम का चेहरा कौन होगा या कोई नया होगा। इसमें भी अभी तक मीटिंग चल रहा है। मीटिंग में देखना है कि निर्णय क्या होता है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आलाकमान जो दिल्ली से, वहां से भी कुछ इस पर बातें होंगी, चर्चा होंगी, जिसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अभी बैठकों का दौर शुरू है। सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सर्वजीत, एक बात बताइए, आपने तो चुनाव को नजदीक से कवर किया है, क्या महायुति को इतनी बड़ी जीत की कोई कल्पना थी उनके मन में? क्या उनको लगा था कि इतनी बड़ी जीत होगी? और यदि उन्हें कल्पना थी कि इतनी बड़ी जीत होगी तो स्वाभाविक सी बात है, अगर वो आश्वस्त थे तो सीएम को लेकर के भी कहीं ना कहीं अंदर खाने संयुक्त रूप से यह आश्वस्त ही होंगे। ये ऊहापोह की जो स्थिति बनी हुई है, क्या यह सस्पेंस उस समय भी रहता जब वो सोचते कि हम इतनी बड़ी जीत जीतेंगे? जिस तरह से इसके पहले भी जब सीएम पद का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया था, चुनाव के पहले भी, तो हालांकि अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो ओपिनियन पोल में जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं उससे कई ज्यादा गुना सीट भाजपा को या महायुति को मिली है। हालांकि इसको लेकर भी सस्पेंस था। उनको खुद यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी जीत है जो महाराष्ट्र में
हिस्ट्रिक हो सकती है। हालांकि इसको देखते हुए भी सीएम पद का चेहरा अभी तक क्लियर नहीं किया गया था, पहले भी और अभी भी वही मामले को लेकर सीएम पद का चेहरे को लेकर ही जो है इसमें मंथन किया जा रहा है। अब देखना है कि मंथन, हालांकि कल जिस तरह से 26 नवंबर को कार्यकाल समाप्त होता है, उसके पहले ही इनको सीएम चेहरा क्लियर करना है, तो शाम तक स्थिति साफ हो पाएगी कि सीएम पद का चेहरा कौन बनने वाला है महाराष्ट्र में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने। बहुत धन्यवाद आपका सर्वजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब बात झारखंड की, और झारखंड की बेरमो विधानसभा की सीट की। बेरमो विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने जीत हासिल की है। उन्होंने जेएलकेएम के जयराम महतो को 29,375 मतों से हराकर अपनी जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही। जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये जीत बेरमो की जनता की जीत है, यह जीत विकास की है और सरकार के काम की जीत है। अपने पिता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा किए गए कार्य की जनता के बीच पैठ थी और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को वह आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने काफी मेहनत की थी, जनता के लिए योजना बनाई थी, उसे धरातल पर भी उतारा था। उन्होंने कहा कि जो भी विकास कार्य करेगा उसकी जीत होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में पहली बार कोई सरकार दूसरी बार लगातार सत्ता में आ रही है और सबसे खास बात यह है कि इस बार खड़मास में सरकार नहीं बन रही है। कुमार जयमंगल सिंह के भाई और युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि उनके पिता के आदर्शों का पालन करते हुए उनके भाई लगातार क्षेत्र में विकास का कार्य कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार की जीत रिकॉर्ड मत से हुई है और उन्हें आशा है कि उनके भाई क्षेत्र में अच्छा कार्य करते रहेंगे। इस जीत को और इसके रिकॉर्ड में फिर एक बार बदलाव करेंगे। तो कांग्रेस प्रत्याशी बेरमो विधानसभा क्षेत्र से कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने जीत दर्ज की है। और आपको बता दें कि अनूप सिंह स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पुत्र है। राजेंद्र सिंह उस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। झारखंड सरकार में वह मंत्री भी रह चुके थे और उनकी यह परंपरागत सीट थी। हालांकि उनके निधन हो जाने के बाद उनके पुत्र कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह इस सीट पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने पहली चुनाव में भी जीत दर्ज की थी और अब यह दूसरी बार उन्होंने जीत दर्ज की है और इसके साथ उनका कॉन्फिडेंस भी हाई है। महाराष्ट्र चुनावों और यूपी उपचुनाव में मिली जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, जिस तरह की शानदार विजय हमें मिली है उससे एक बार और स्पष्ट हुआ है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा आज भी जनता के सर चढ़कर बोल रहा है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। वहां पर बीजेपी को मिली अपार सफलता ने मोदी जी की जनहितकारी नीतियों पर जनता के भरोसे की मुहर लगाई है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दुष्प्रचार करने, झूठ फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। फिर भी वहां कांग्रेस और उसके गठबंधन का सफाया हो जाना ये दिखाता है कि जनता समझदार है। उसे अब झूठ और फरेब से बहलाया नहीं जा सकता। यूपी की जनता ने भी बड़ा संदेश देकर बताया है कि वो मोदी और योगी के प्रति, उनके कार्यों के प्रति अपार श्रद्धा रखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल सेवा के एक्वा लाइन का विस्तार किया जाएगा। सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 20 तक यातायात को और सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं इसके अलावा प्रदेश के 9 शहरी विकास प्राधिकरणों के विस्तारीकरण के लिए सीड कैपिटल मुहैया कराने के प्रस्ताव पर भी योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। साथ ही चित्रकूट में 800 मेगावाट की सौर परियोजना में ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन के लिए धन आवंटन को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांवों को जोड़ने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। यह फैसला कानपुर नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में रिजल्ट आने और भारतीय जनता पार्टी को यूपी उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र में भारी बहुमत के साथ झारखंड परिणाम के दौरान गाजीपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बैठक दिशा में समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल सुभासप के सांसद और विधायक उपस्थित थे। दिशा की बैठक में निकलने के बाद गाजीपुर के बहुचर्चित सपा सांसद अफजाल अंसारी से यूपी उपचुनाव के रिजल्ट के बारे में जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जैसा अंदेशा था वैसा ही रिजल्ट आया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पुलिस और प्रशासन के बल पर चुनाव आयोग की मिली भगत से जीत मिली है। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा देखा नहीं था कि पुलिस के लोग हाथ में रिवॉल्वर लेकर मतदाताओं को रोक रहे थे। ठीक है, अगर ऐसा है तो जनता आगे जवाब देगी। प्रदेश के अंदर घोर गुंडई हुई है, लोकतंत्र का हनन हुआ है और आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, और आप लोगों ने ही दिखाया कि जो मतदाता हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो मत देने का अधिकार दिया है, उस मत देने के अधिकार को भी न देने दिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना पुलिस फोर्स लगा करके मतदाताओं को रोकने का काम किया। फिर भी जो हमारे दो परिणाम आए हैं, निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो चुनाव होगा इससे कई गुना बेहतर होगा और जनता इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार से ऊब गई है और ऊब इसलिए भी गई है कि न रोजगार मिल रहा है, न अन्य कोई और कार्य हो रहा है। 27 का सत्ताधीश कौन है? अखिलेश यादव। प्रशासन की मिली भगत से बीजेपी चुनाव लड़ी और जीती, ऐसा गाजीपुर में दिशा की बैठक के बाद विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है। अफजल अंसारी ने भी, जो वहां से सांसद है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस तरह के ही हथकंडे अपनाकर चुनाव जीता जा रहा है, ऐसा ही उनका आशय था। और उन्होंने कहा यदि ऐसा ही है तो फिर जनता इसका भी जवाब देगी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में 7-2 के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। एक सीट राष्ट्रीय लोकदल की भी थी, लेकिन वो एनडीए में उनकी ही सहयोगी है। तो ऐसे में अब इसे 2027 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि अब जनता ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी के शासन से और अब इसका जवाब देगी। और वहीं संभल में जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर बवाल और सर्वे के दौरान आक्रोशित हुई भीड़ थी और भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया था। इसके नतीजतन पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की चप्पलें पड़ी रही। मस्जिद के सर्वे के दौरान हालात बिगड़ गए। गलियों में आगजनी करने की भी घटना सामने आई। कुछ वाहनों को भी आग के हवाले किया गया और भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने भी इस बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की चप्पलें रोड पर पड़ी रही। डीएम एसपी भी मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि कुछ दंगाइयों को पकड़ा गया है और बाकी को समझाकर वापस घरों को भेजा जा रहा है। कोर्ट कमीशन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कमीशन मंगलवार को कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दरअसल एडवोकेट विष्णु जैन ने सिविल जज की अदालत में वाद दायर किया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। विवाद होने के बाद स्थल एएसआई के संरक्षण में चला गया। अदालत में यह भी दावा किया गया कि एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत में किसी तरह की धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों की जांच के लिए अदालत ने कोर्ट कमीशन गठित कर जांच रिपोर्ट तलब की थी। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने गई अफसरों की टीम पर पथराव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब भड़क गई है। रविवार को संभल में पुलिस और सर्वेक्षण की टीम पर पथराव हुआ। हाथापाई और धक्का मुक्की के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। हजारों लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। ऐसे में पुलिसकर्मियों को भी बल का प्रयोग करना पड़ा है। इस बवाल पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि संभल में कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने गई टीम पर पथराव करना यह निश्चित तौर पर बताता है कि इन लोगों का संविधान पर विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है।
राकेश त्रिपाठी ने उपद्रवियों को लेकर कहा कि ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जो आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्यवाही कर सकते हैं। केदारनाथ उपचुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय जुलूस में शामिल हुए। जुलूस कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर और फूल मालों और पटाखों के साथ विजय जुलूस का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तो उनकी तरफ से ईवीएम मशीन, धर्म की राजनीति या फिर ऐसे किसी दूसरे मुद्दे का बहाना बनाया जाता है। देवतुल्य जनता ने उनके इन बहानों को समझकर उन्हें नकार दिया है। उत्तराखंड के पंचायत का कार्यकाल 27 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। जहां प्रदेश में 1.5 साल से अभी निकाय चुनाव नहीं हुए हैं, क्या पंचायत चुनाव हो पाएंगे, टाइम पर हो पाएंगे, इसको लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि जिस सरकार ने 1.5 साल से निकाय चुनाव न करवाए हों वो सरकार पंचायत चुनाव कैसे टाइम पर करवाएगी। प्रदेश सरकार हर चुनाव अपने फायदे के अनुसार करवाना चाहती है। जनता की परेशानी से प्रदेश की सरकार को कोई मतलब नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के सामने 2 बातें हैं, या तो निकाय चुनाव अपने हिसाब से कराए या निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ हो जाएं। अगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ होते हैं, आचार संहिता एक ही बार लगेगी, प्रदेश के जो कार्य हैं वो बाधित नहीं होंगे। इसके साथ ही अग्रवाल ने कहा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी 2 जगह वोट डालते हैं। जो ऐसे लोग हैं तो वो लोग एक जगह ही वोट डालें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस तरह से 2 जगह वोट डालने में कोई गड़बड़ी होने की क्षमता भी उसे हैंडल करने के लिए ज़्यादा संसाधन चाहिए। केदारनाथ में बीजेपी की जीत पर शहरी और निकाय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री के तरफ से जो विकास कार्य किए गए हैं, जनता ने उनके विकास कार्य पर मुहर लगाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री धामी सहित केदारनाथ की जनता का भी आभार व्यक्त किया। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर जो नतीजे आए उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और इस जीत को लेकर प्रदेश के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और अन्य पदाधिकारी काफी उत्साहित हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जीत धामी सरकार के कार्य पर मुहर लगाने जैसा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बातें कही हैं। उन्होंने इसका श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ की जनता का आभार भी प्रकट किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में बाल एवं महिला अपराधों को लेकर समय समय पर अधिकारियों को निर्देशित करने का काम किया जाता है और इसी कड़ी में रामपुर पुलिस लगातार पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने में काफी हद तक अब अव्वल नजर आ रही है। चंद रोज पहले एक महिला ने एसपी विद्यासागर मिश्रा के दरबार में उसके पति के मृत्यु के बाद उसके मकान से कब्जा मुक्त करने को लेकर एक गुहार लगाई थी। इस खबर को एपीएन न्यूज ने प्रमुखता के साथ प्रसारित किया था, जिसके बाद अब उस महिला को कुछ हद तक इंसाफ मिल चुका है। रामपुर जनपद के थाना शहजाद नगर अंतर्गत धमोरा गांव की रहने वाली शाइस्ता का विवाह 25 साल पहले वहीं के रहने वाले नब्बू से हुआ था। वह 5 बच्चों की मां है। उसका मायका महाराष्ट्र में है। पीड़िता के मुताबिक लगभग 10 महीने पहले उसके पति और उसके बच्चों सहित गुजरात में उसकी बहन के घर मेहमानदारी में छोड़कर आए थे, जहां पर वह आजीविका के चलते काम करने के लिए गई थी। उसका कथन है कि जब उसके पति नब्बू के घर वह धमोरा आई तो उसे पता चला कि उसके पति जीवित नहीं है और न ही उसका मकान ही सही सलामत था। रामपुर पुलिस अक्सर महिलाओं के अपराध को लेकर सजग नजर आती है और एक मामला रामपुर में चर्चित रहा है। एक महिला जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी और उसकी शादी रामपुर हुई थी। लगभग 25 साल से वो यहाँ पर ब्याह होने के बाद रह रही थी।
लेकिन कुछ दिन पहले वो महाराष्ट्र में मायके गई हुई थी। इस बीच उसका मकान यहाँ पे बेच दिया गया और उसके पति उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और जिसके बाद वो एसपी रामपुर विद्या सागर मिश्रा जी से मिली। फिर उसके बाद आपने पूरा एक्शन लिया और उसके बाद उस महिला को इंसाफ दिलाया। आज मेरे साथ एसपी रामपुर मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से आपकी कारगुजारी रही और उस महिला को इंसाफ मिला। जी सर, सबसे पहले किस तरीके से मुलाकात हुई और फिर क्या? देखिए, हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन जन सुनवाई की जाती है। तो जन सुनवाई के दौरान उस महिला के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और कुछ रिश्तेदारों द्वारा उसके जो पैतृक मकान है या और भी जो चीज़ें उस पर कब्जा कर लिया गया है। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच कराई गई तो उसकी बातें सही पाई गई और उभय पक्षों को बैठा करके जो न्याय संगत कार्रवाई हो सकती है वो की गई, जिससे कि उसको उसका सही हक मिल पाए। सर, अक्सर देखा जाता है कि आप जिस तरीके से दरबार लगाते हैं उसमें लोगों को फायदा भी होता है, और किस तरीके से कुछ और संदेश देना चाहें? इस तरीके के जो प्रकरण होते हैं लोगों के सामने आते हैं उसमें लोगों को इंसाफ मिले। देखिए, जन सुनवाई शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमारा कर्तव्य है कि समयबद्ध रूप से लोगों के जन शिकायतों का निस्तारण कराएं। हम लोग प्रतिदिन थाने स्तर से लेकर क्षेत्राधिकारी और एडिशनल एसपी साहब जन सुनवाई के लिए उपलब्ध रहते हैं और जो एप्लीकेशंस या जो आवेदन आते हैं उस पर संबंधित को निर्देशित किया जाता है। साथ ही साथ हमारे द्वारा फीडबैक भी लिया जाता है और फॉलोअप लिया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की समस्या या शिकायत आई थी उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हुआ अथवा नहीं हुआ। तो हमारा यही प्रयास है कि जो जन समस्याएं हैं जिसका निस्तारण पुलिस स्तर से संभव है तो उसका समाधान समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ थे एसपी रामपुर, जो अक्सर अपनी कारगुजारी के लिए कदम उठाते रहते हैं और दरबार भी लगता है यहाँ पर, और जो सरकार की प्राथमिकता है उसके बाद एक महिला जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी शाइस्ता जिसका नाम है, उसको इंसाफ मिल चुका है। रामपुर से एपीएन के लिए मुजस्सिम खान। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।